नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल रेवोल्यूशन की, यूपीआई। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे पैसे इस्तेमाल करने का तरीका, मतलब फाइनेंशियल डीएनए ही बदल रही है और अब तो पूरी दुनिया में धूम मचा रही है। बिल्कुल, और इसीलिए हम इसे कहते हैं इंडिया का डिजिटल गोल्ड माइन। अच्छा विक्रम, टॉपिक में डीप डाइव करने से पहले ना एक सवाल। आपने अपनी सुबह की चाय या सब्जी के लिए आखिरी बार कैश कब निकाला था, जरा सोचिए तो। क्योंकि करोड़ों लोगों के लिए छुट्टे पैसे ढूंढना या कार्ड मशीन का ना चलना, ये सब अब पुरानी बातें लगती हैं। एब्सोल्युटली राइट आयशा। और यूपीआई का जादू असल में है क्या, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस टाइम में जब डिजिटल पेमेंट करना फ्रैंकली एक सिरदर्द होता था। चलिए पेमेंट के उस पुराने जमाने को जरा याद करते हैं। विक्रम से पहले का जो दौर था ना, वो था वॉल्ड गार्डन्स का। मतलब हर तरफ दीवारें। पहले नेट बैंकिंग थी, यूजर नेम, पासवर्ड, फिर ओटीपी, एक पूरा जाल था। फिर आए डिजिटल वॉलेट्स, जो थोड़े बेहतर थे, पर आपका पैसा एक ही कंपनी के पास अटक जाता था। और उन्हें बार बार रीलोड करो। अरे मुझे तो अच्छे से याद है कितनी बार पेमेंट सिर्फ इसलिए फेल हो जाती थी क्योंकि वॉलेट में बैलेंस नहीं था या मैं पासवर्ड ही भूल गई थी। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी ना। एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम थी। भारत को एक पब्लिक यूटिलिटी की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो ईमेल भेजने जितना आसान हो। और फिर 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक असली गेम चेंजर लॉन्च किया, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। आइडिया बहुत सिंपल था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सारे बैंक अकाउंट्स को एक मोबाइल ऐप से जोड़ दे, जिससे आप इंस्टेंटली 24/7 कभी भी कहीं भी पैसे ट्रांसफर कर सकें। और आयशा, ये इतना सक्सेसफुल हुआ है ना कि इसके आंकड़े वो सच में होश उड़ा देते हैं। सो गेट रेडी फॉर सम अनबिलीवेबल नंबर्स। आज यूपीआई हर महीने 15 अरब से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैंडल कर रहा है। क्या 15 अरब? दैट इज इनसेन। मतलब हर दिन के हिसाब से कितना हुआ ये? हर दिन करीब 50 करोड़ ट्रांजैक्शंस। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो हर महीने 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आयशा, इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बता रहा हूं, ये कई डेवलप्ड देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। वाओ, ये तो सच में माइंड बॉगलिंग है। और ये कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यूपीआई ने भारत के रिटेल डिजिटल पेमेंट्स मार्केट का 90% से ज्यादा हिस्सा, बेसिकली पूरा मार्केट ही डोमिनेट कर लिया है। ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है जो आज करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल बैकबोन बन चुका है। आयशा, विक्रम, ये सब तो कमाल है, बट क्या ये अमेजिंग सिस्टम सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड है या दुनिया भी इसे अपना रही है? बहुत अच्छा सवाल है आयशा। सालों तक भारत टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता रहा, लेकिन यूपीआई के साथ इंडिया अब एक फिनटेक एक्सपोर्टर बन गया है। चलिए देखते हैं यूपीआई की ग्लोबल जर्नी। देखो, शुरुआत हमारे पड़ोसियों नेपाल और भूटान से हुई। फिर सिंगापुर के पे नाउ के साथ एक हिस्टोरिक लिंकअप हुआ। यूएई और फ्रांस के साथ भी पार्टनरशिप हुई। हाँ, मैंने आईफिल टावर पर यूपीआई लॉन्च के बारे में सुना था। इट्स अमेजिंग। इतना गर्व होता है देखकर कि एक इंडियन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जा रही है। बिल्कुल। और 2024 में तो श्रीलंका और मॉरिशस भी इस लिस्ट में जुड़ गए। तो फिर कुछ बड़े देश जैसे अमेरिका इसे क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्या उन्हें ये पसंद नहीं है? देखो, ये नापसंद करने की बात नहीं है आयशा, ये असल में बिजनेस मॉडल्स का टकराव है। यूपीआई एक पब्लिक हाईवे जैसा है जिस पर दुकानदारों के लिए लगभग कोई फीस नहीं है, जबकि वीजा या मास्टरकार्ड एक प्राइवेट टोल रोड की तरह हैं जो हर ट्रांजैक्शन से अपना हिस्सा कमाते हैं। सो यूपीआई उनके बिजनेस मॉडल के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। ओके, आई गेट इट। लेकिन चलो जरा रियलिटी पर वापस आते हैं। कभी कभी मेरा भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, और सिक्योरिटी को लेकर भी मन में सवाल तो आते ही हैं। तो असली चैलेंजेस क्या हैं? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूपीआई का सफर एकदम स्मूथ नहीं रहा है। चैलेंजेस तो हैं। देखो, 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला, यूजर साइड फ्रॉड। नकली क्यूआर कोड और फिशिंग लिंक्स, ये धोखाधड़ी सबसे कमजोर कड़ी है। दूसरा, बैंक सर्वर का डाउन टाइम। जब आपको ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड का मैसेज मिलता है ना, तो ज्यादातर मामलों में ये प्रॉब्लम आपके बैंक की होती है, यूपीआई सिस्टम की नहीं। और तीसरा, डिजिटल डिवाइड। आज भी लाखों लोगों के पास स्मार्टफोन या इसे सेफली यूज करने की डिजिटल लिटरेसी नहीं है। और अब वो सबसे बड़ा सवाल जो बहुत से लोगों के मन में है, क्या यूपीआई का कोर सेंट्रल सिस्टम कभी हैक हुआ है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। एनपीसीआई का जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, फुल्ली एन्क्रिप्टेड है
और आज तक उसे कभी ब्रीच नहीं किया गया है। लेकिन इसमें एक बट है। देखो, आपका डेटा किसी सेंट्रल यूपीआई डेटाबेस में नहीं बल्कि आपके बैंक के पास रहता है। ब्रीच आपके फोन में मौजूद थर्ड पार्टी ऐप्स के लेवल पर हो सकता है। इसीलिए मजबूत पिन रखना और सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। सही बात है। ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक्नोलॉजी कितनी भी सिक्योर क्यों ना हो, आखिरकार हमें भी तो सावधान रहना ही होगा। बिल्कुल। चलो अब चैलेंजेस से आगे बढ़कर फ्यूचर की बात करते हैं, जो बहुत एक्साइटिंग है। आयशा, एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां पेमेंट्स अपने आप हो जाती हैं, बिना आपके कुछ किए। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एजेंटिक पेमेंट्स। मतलब एआई एजेंट्स हमारी तरफ से ट्रांजैक्शंस करेंगे। सोचो, आपका स्मार्ट फ्रिज खुद ही देख ले कि दूध खत्म हो गया है, वो खुद ऑर्डर करे और यूपीआई से पेमेंट भी कर दे। अरे वाह, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। लेकिन ये अब साइंस फिक्शन नहीं है, हम ऑलरेडी इसके पहले कदम देख रहे हैं। कॉन्वर्सेशनल एआई, मतलब आप बस बोलो मेरा बिजली का बिल भर दो। बिना इंटरनेट के पेमेंट के लिए यूपीआई लाइट एक्स और वॉइस बेस्ड पेमेंट के लिए हेलो यूपीआई जैसी चीजें ऑलरेडी आ रही हैं। ये फ्यूचर नहीं बल्कि अ रियलिटी इन द मेकिंग है। तो मुंबई की सड़क पर एक चाय वाले से लेकर पेरिस में एफएल टावर पर एक टूरिस्ट तक यूपीआई ने लिटरली पेमेंट का मतलब ही बदल दिया है। आयशा, इसने हमें एक सिंपल सवाल का जवाब दिया। क्या पेमेंट इंस्टेंट, आसान और सिक्योर हो सकती है? और यूपीआई का जवाब एक जोरदार हाँ था। यूपीआई ने हमारे पे करने का तरीका तो बदल दिया। अब सवाल ये है कि ये आगे क्या बदलेगा।